मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का रिवीजन, जो नवीन सर के द्वारा करवाया जाता है। और इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 8 तक की रिवीजन कर लिया है। अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो वो भी देख लें। इस सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन सेट नंबर 8 का, और इस क्लास के पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो सेट नंबर 8 का रिवीजन इस प्रकार है। पटियाला घराना के संस्थापक कौन थे? पटियाला घराना के संस्थापक थे फतेह अली खान। पंखीड़ा फोक डांस कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। और आईपीएल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये अरुण धूमिल। पहला आईपीएल कब हुआ था? सन 2008 में, और इसका विजेता था राजस्थान रॉयल्स। और इसके कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं देवेंद्र झांझरिया। और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में पीटी उषा बनी है, जो केरल राज्य से संबंधित हैं। यूएनओ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? इसमें 111 अनुच्छेद, 19 चार्टर यानी कि 19 चैप्टर और एक प्रस्तावना स्थित है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। और खो खो में भी 9 होती है। संयुक्त बैठक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। और संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और यदि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सामान्य तौर पर लोकसभा का स्पीकर करता है, और लोकसभा की अनुपस्थिति में तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, और यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर मिलता है? मिजोरम राज्य में। दूसरा तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कपाटपुरम में। और यहीं पर तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर के द्वारा की गई थी। और पहला और तीसरा तमिल संगम, इसका आयोजन मदुरई में किया गया था। एकता भयान विश्व पैरा चैंपियनशिप खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका संबंध किससे है? तो ये वुमेन क्लब थ्रो से संबंधित हैं। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल का आयोजन एक मंदिर में किया जाता है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। और इसमें जुलूस और आतिशबाजियों का प्रदर्शन किया जाता है। और इसका आयोजन वडक्कूनाथन टेम्पल, जो केरल राज्य में स्थित है, यहाँ पर किया जाता है। केरल का नववर्ष क्या कहलाता है? तो केरल का नववर्ष कहलाता है विशु। ओणम केरल में ही इसका आयोजन किया जाता है। 10 दिनों तक यह चलता है। और पहला दिन इसका अथम और 10वां अंतिम दिन थिरुओणम कहलाता है। केरल के अन्य त्यौहार कौन कौन से? वल्लम काली बोट रेस, जिसे नेहरू बोट रेस भी कहा जाता है। और थय्यम, तिरुवातिर कली, जहाँ पर भी कली दिखे तो उसका आंसर आमतौर पर केरल ही होगा। मकर विलक्कू मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है सबरीमाला मंदिर में। पेनकुनी फेस्टिवल, सुंदरेश्वर फेस्टिवल और निशांगधी फेस्टिवल का आयोजन भी केरल राज्य में होता है। मुनारी डांस का संबंध किस राज्य से है? तो मुनारी डांस का संबंध झारखंड राज्य से। और झारखंड में अन्य डांस कौन कौन से हैं? सरायकेला छऊ, अलकप, पेंका और कड़सा। चेरव कहाँ से संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है। जंग तालम, पाखू पीला, सरलम काई डांस, ये सभी किए जाते हैं मिजोरम राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य की पारंपरिक साड़ी का नाम क्या है? तो महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी का नाम है नौवारी, जो महाराष्ट्र और गोवा दोनों से ही संबंधित है। बनारसी साड़ी कहाँ की है? बनारस उत्तर प्रदेश की। चिकनकारी साड़ी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मुगलू और कलमकारी साड़ी या शैली, ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। जामदानी साड़ी, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों से संबंधित है। पटोला साड़ी, ये गुजरात की है। चंदेरी साड़ी, ये मध्य प्रदेश की है। कांजीवरम साड़ी, ये तमिलनाडु राज्य की है। संबलपुरी साड़ी, ये उड़ीसा राज्य की है। कशाबू केरल से संबंधित है। पोचमपल्ली, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। और पैठनी साड़ी का संबंध है महाराष्ट्र राज्य से।
महाराष्ट्र का एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो महाराष्ट्र का धार्मिक शहर है शिरडी, जो साईं बाबा से संबंधित है। कुशीनगर कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। सोमनाथ, सोमनाथ गुजरात। और सोमनाथ पर महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण कब किया गया था? 1027 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। तो सोमनाथ पर आक्रमण कब किया गया था? 1027 ईस्वी या 1014 ईस्वी? तो ये इन दोनों में से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। राजगीर, राजगीर कहाँ पर है? बिहार में। और नालंदा विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित था। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। और जब हेन सांग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आया था तो यहाँ के प्राचार्य कौन थे? तो यहाँ के प्राचार्य थे सीलभद्र। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सा मंदिर है? खंडोबा टेम्पल, जो शिव को समर्पित है। सिद्धि विनायक टेम्पल, जो गणेश जी को समर्पित है, महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ये शिव को समर्पित है। और भारत में ज्योतिर्लिंग की संख्या कितनी है? 12। और 12 में से एक कौन सा है? बाबा विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में है। और महाकालेश्वर जो उज्जैन में स्थित है। धाम कौन कौन से होते हैं? धाम होते हैं 4 चारों दिशाओं में। और इनकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। और दुर्गा शक्ति पीठ की संख्या कितनी है? भारत में है 51। 2 पैरालंपिक गोल्ड विजेता पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं देवेंद्र झांझरिया। और देवेंद्र झांझरिया ने सन 2004 के एथेंस पैरालंपिक और 2016 के रियो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और ये 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और ये इंडियन पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष वर्तमान में बने हुए हैं। और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी दीपा मलिक। पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये हैं मुरलीकांत पेटकर। और इन्होंने तैराकी में 1972 में जीता था। और इन पर एक मूवी भी बनी है, चंदू चैंपियन। और पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है अवनी लेखरा। और 2024 में पैरालंपिक में रैंक कितनी आई है? तो रैंक कितनी आई है? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि टोटल 29 मेडल जीत लिए हैं। और गोल्ड किस किस ने जीते हैं? गोल्ड जीते अवनी लेखरा जो शूटिंग से संबंधित है, नीतीश कुमार बैडमिंटन से, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से, हरविंदर सिंह तीरंदाजी से। और तीरंदाजी में पैरालंपिक में पहला गोल्ड हासिल किया है हरविंदर सिंह ने। और धनवीर ने क्लब थ्रो, प्रवीण कुमार हाई जंप या ऊंची कूद से, नवदीप सिंह जेवलिन या भाला फेंक से संबंधित हैं। और 2024 के जो पैरालंपिक गेम्स हुए हैं उनके शुभंकर का नाम है फ्रेजियन कैप या फ्रेजियन टोपी। और इसमें ध्वजवाहक कौन रहा था? उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। और समापन समारोह में ध्वजवाहक रही प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। वोकर कप का संबंध किससे है? तो वोकर कप का संबंध है गोल्फ से। और गोल्फ के कप को हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। बोस रोड पर गोल्फ से खेलते हैं। तो बो से हो गया वोकर कप, से हो गया सर्किट कप, रो से होगा राइडर कप और डे से होगा डनहिल कप। और अन्य कप हैं प्रिंस वेल्स कप और ब्रिटिश ओपन। इन सभी का संबंध है गोल्फ से। फुटबॉल के कप कौन कौन से? सुब्रोतो कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी। और सबसे पुराना कप है डुरंड कप, जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स कब शुरू हुए थे? तो कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार 1930 हैमिल्टन कनाडा में शुरू हुए थे। और इसमें गोल्ड पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान ये बनी है गीता फोगाट। और कॉमनवेल्थ में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? 54 देश शामिल हैं। कॉमनवेल्थ में वे देश शामिल हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हुए हैं। और भारत कॉमनवेल्थ में कब शामिल हुआ था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। 1934 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था। और यहीं पर भारत ने कॉमनवेल्थ में पहला मेडल राशिद अनवर के द्वारा कुश्ती में जीता गया था।
कॉमनवेल्थ में भारत का पहला गोल्ड कब आया था? तो मिल्खा सिंह के द्वारा 1958 में आया था। और मिल्खा सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। और मिल्खा सिंह की 4th रैंक आई थी 1960 के रोम ओलंपिक में। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला पहलवान तो ये है गीता फोगाट। और पहली भारतीय महिला हैं रूपा उन्नीकृष्ण, जिन्होंने शूटिंग 1998 में गोल्ड मेडल जीता था। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स या KIUG खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो कई बार एग्जाम्स में ये भी आ जाता है और इसका मतलब है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन 2018 दिल्ली में हुआ था, लेकिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन ओडिशा में 2020 में हुआ था, ओडिशा के भुवनेश्वर में। 2021 में इसका आयोजन नहीं किया गया और 2022 में इसके विजेता जैन यूनिवर्सिटी रही। और 2023 में इसका आयोजन 17 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक किया गया और नॉर्थ ईस्ट का राज्य इसका होस्ट रहा है। और इसमें टॉप स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को हराया। तो रनर अप रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये पुस्तक है आशीष रॉय की। हर्षा भोगले की पुस्तक का नाम है द विनिंग वे। संजय मंजरेकर इनकी पुस्तक है इम्परफेक्ट। नरोत्तम पुरी की पुस्तक का नाम है द रूपा बुक ऑफ क्रिकेट क्विज। आकाश चोपड़ा इनकी पुस्तक का नाम है द इनसाइडर। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये किसकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा की। प्लेइंग इट माई वे ये पुस्तक है सचिन तेंदुलकर की और इनको मास्टर ब्लास्टर और बॉम्बे बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है। क्रिकेट माई स्टाइल ये है कपिल देव की और कपिल देव का उपनाम क्या है? और इन सन्नी डेज यह है किसकी पुस्तक है? सुनील गावस्कर की, जिन्हें लिटिल मास्टर कहा जाता है। वाइड एंगल किसकी है? अनिल कुंबले की। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है? सौरव गांगुली की पुस्तक है। 281 एंड बियॉन्ड ये किसकी पुस्तक है? VVS लक्ष्मण की। बिलीव सुरेश रैना की पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये है युवराज सिंह की। UV की पुस्तक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 1950-51 में और इसको जारीकरण करता है वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। केंद्रीय बजट पेश करने से एक दिन पहले जो भी वर्किंग डेज होगा बजट पेश करने से एक दिन पहले इसको पेश किया जाता है और इसको प्रस्तुत मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम है अनंत नागेश्वरन। 1964 में ओलंपिक सर्वे अलग आने लगा था और बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बजट का वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, बल्कि बजट के लिए भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 112 में। बजट फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब जो बाजेट से मिलकर बना है और बाजेट का मतलब है चमड़े का थैला, अर्थात चमड़े के थैले में बजट को पहली बार 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था, इसलिए उस बजट शब्द से ही इसको बजट के नाम से जाना जाता है। और बजट प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और उससे एक दिन पहले वित्त आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। धन विधेयक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है। और वित्त विधेयक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 117 में है। कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ दिल्ली में स्थित होगी? तो ये अनुच्छेद 130 है। और अनुच्छेद 131 इसमें किसका वर्णन है? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का। अनुच्छेद 129 इसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं उनको कॉपी करके सबूत के तौर पर उनको
रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, तो इसको कहते हैं अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को, और इसकी पहली बैठक हुई थी 28 जनवरी 1950 को। भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। और भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम था फातिमा बीबी। और वर्तमान में 50वें क्रम के हैं DY चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान CJI हैं। और सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि टोटल 34 न्यायाधीश कार्यरत हैं। तो आपको बताना है कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, और हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, और ये किस किस हाई कोर्ट में बनी थी। तो ये सभी क्वेश्चन आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। 125 अनुच्छेद 125 में जजेस का वेतन को डिसाइड किया जाता है, और जज का वेतन भारत के CJI यानी कि चीफ जज जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उसका वेतन है 2.8 लाख, और अन्य जजों का वेतन है 2.5 लाख रुपए। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपए है। और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन है 2.25 लाख रुपए महीना। अनुच्छेद 126 इसमें कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 127 इसमें तदर्थ न्यायाधीश, यदि कोरम पूरा न हो तो कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 127 के तहत किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 152 में, जो भाग 6 में है। और भाग 6 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 5 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन है? भाग 4 में है DPSP जो आयरलैंड से लिए गए हैं, और 36 से 51 में इनका वर्णन किया गया है। भाग 4A इसमें भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सोवियत संघ से प्रभावित होकर जोड़ा गया था, और इस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। और मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। भाग 3 में किसका वर्णन है? भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और ये अनुच्छेद 12 से 35 से संबंधित हैं। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, और इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 1 इसमें भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत को यदि भारत के बाहर से किसी राज्य को मिलाना हो तो अनुच्छेद 2 का यूज़ किया जाता है, यानी कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। और अनुच्छेद 3 इसमें भारत के अंदर ही राज्य का नाम, सीमा आदि में परिवर्तन करना हो, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है। जैसे उत्तराखंड राज्य है उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 को, और 2006 तक इसका नाम था उत्तरांचल। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 3 का उदाहरण हो जाएगा। और सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो ये किस अनुच्छेद के तहत मिलाया गया था? अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया था, यानी कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट के नाम से इसको मिलाया गया था। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है, और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। राष्ट्रपति के क्षमतान की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में। और राज्यपाल के क्षमतान की शक्ति अनुच्छेद 161 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 और राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में वर्णन किया गया है। भारत का महासागरीय नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह है कच्छ, और यह भारत का पहला ओशियन नेशनल पार्क है, महासागरीय नेशनल पार्क है। भारत में टोटल 7 महासागरीय नेशनल पार्क हैं। एक तो हो गया कच्छ, दूसरा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रानी की झांसी मरीन नेशनल पार्क, और
ये दोनों हैं अंडमान निकोबार में और इन दोनों की राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। और अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का भी नाम बदल दिया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया है। गहीर माथा उड़ीसा में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। मालवन नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है। और मरीन नेशनल पार्क ये गुजरात राज्य में स्थित है। और कछुए के लिए फेमस कौन सा है? गहीर माथा नेशनल पार्क। और डुगोंग के लिए फेमस है मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है काराकोरम श्रेणी को, जो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना 3 देशों में स्थित है। और काराकोरम श्रेणी से ही 2 बड़े ग्लेशियर निकलते हैं। पहला है सियाचिन हिमनद, ग्लेशियर को हिमनद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बियाफो ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर 75 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पर लगभग -56 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है। और सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बर्ट, जो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। और काराकोरम दर्रा इंडिया और चाइना को आपस में जोड़ता है। अरावली पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट या रेजिड्यूअल माउंटेन का उदाहरण है। और अवशिष्ट पर्वत संसार के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक माने जाते हैं। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो अरावली का विस्तार पूर्व में दिल्ली से लेकर पश्चिम में गुजरात तक है। और दिल्ली में भी कहाँ से? राष्ट्रपति भवन से लेकर गुजरात में पालमपुर नामक स्थान तक है। और राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। अरावली के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो यहाँ का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जिसकी हाइट बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। और ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कलसुबाई शिखर कहाँ पर स्थित है? तो कलसुबाई शिखर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसको महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। और ये पश्चिम घाट में स्थित है। वेस्टर्न घाट या पश्चिमी भाग को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। और उत्तरी सह्याद्री में कलसुबाई शिखर स्थित है। और कलसुबाई शिखर उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके दूसरे भाग में है महाबलेश्वर, जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री में है कुद्रेमुख, जो सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपसे पूछा जाए वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा कुद्रेमुख। और यदि पूछे उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये हो जाएगी कलसुबाई, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और इसे महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी दक्षिणी सह्याद्री का भाग है, जहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। और उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बीच 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो दोनों का मिलन कहाँ पर होता है? तो ये होता है नीलगिरी पहाड़ी में। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती ब्रह्मदेय। और विद्यालयों को दी गई भूमि कहलाती थी सालभोग। मंदिरों को लिए दी जाने वाली भूमि कहलाती थी तिरुनमतुकानी। और गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि कहलाती थी वेलन वगई। और जैन संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि कहलाती थी पल्लिच छंदम। तो ये सभी जो टर्म है ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। चोल वंश के फाउंडर का नाम क्या था? चोल वंश के फाउंडर थे विजयालय। और यहाँ की राजधानी थी उरैयूर या तंजौर, यहाँ की राजधानी होती थी। और चोल वंश का राज चिन्ह क्या होता था? बाघ या टाइगर होता था। और यहाँ की इसने किसकी उपाधि ली थी? तो विजयालय के द्वारा नरकेसरी की उपाधि ली गई थी। चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल वंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल थर्ड। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है विंसेंट स्मिथ को। और विंसेंट स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। और विंसेंट स्मिथ के द्वारा ही दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र चोल को कहा गया था। समुद्रगुप्त के राजकवि का नाम क्या था? तो इसके राजकवि का नाम था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। और समुद्रगुप्त ने 335 से 380 तक शासन किया था। नीलकंठ शास्त्री के द्वारा दक्षिण भारत का सिकंदर किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है राजेंद्र चोल को। और राजेंद्र चोल ने ही गंगकोंड चोल
की उपाधि धारण की थी। क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने गंगा को जीत लिया था और इन्होंने श्रीलंका को भी जीत लिया था। होयसल वंश की राजधानी का नाम क्या था? होयसल वंश की राजधानी का नाम था द्वार समुद्र। और पल्लव वंश की राजधानी का नाम क्या था? कांचीपुरम। और पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। और पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? नेडियोन थे। और यहाँ पर किसका चिन्ह होता था? तो यहाँ पर मछली का चिन्ह होता था और इसकी जानकारी हमें इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है। यदि किसी कण का वेग उसके प्रारंभिक मान के आधे तक कम हो जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा इसके मूल मान की 1/4 हो जाएगी। गतिज ऊर्जा जैसे बहता हुआ पानी है तो उसमें होती है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम ke = ½ mv² होता है। और रुका हुआ पानी इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण की भिन्नता इस प्रकार है कि यह गहराई में वृद्धि के कारण वृद्धि के साथ घटता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर g या गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है। कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं? कार्बन के अपरूप 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन का। और अक्रिस्टलीय में उदाहरण है कोयला, चारकोल और लकड़ी का। और फुलरिन होती है फुटबॉल जैसी इसकी संरचना होती है और इसमें कार्बन की संख्या 60 होती है और इसको बंक मिस्टर फुलरिन के नाम से जाना जाता है। अपरूप क्या होते हैं? अपरूप वे होते हैं जिनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण एक समान होते हैं। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं कौन सी होती हैं? तो ये वाहिकाएं होती हैं धमनियाँ, और ये शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, यानी कि शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजन युक्त रक्त। और सिरा शरीर से रक्त को हृदय में लेकर जाती हैं, तो शरीर से हृदय में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? सिरा कहा जाता है। और इनमें अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। और इसका अपवाद है फुफ्फुसीय सिरा जिसमें शुद्ध रक्त होता है, और फुफ्फुसीय धमनी इसमें अशुद्ध रक्त होता है। मानव का जो हृदय होता है उसकी स्टडी क्या कहलाती है? तो इसकी स्टडी कहलाती है कार्डियोलॉजी। और ECG और EEG इनकी फुल फॉर्म क्या है और ये किस से संबंधित है? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। मानव हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। और 285 से 300 ग्राम तक हृदय का वजन होता है मेल में, और फीमेल में होता है 250 से 280 ग्राम। 100 ग्राम वजन बच्चे के हृदय में होता है और 20 ग्राम वजन भ्रूण जो 3 महीने तक का होता है उसमें वजन होता है। दिल का दौरा आने का कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल इसका कारण है। मुद्रा योजना में M का मतलब क्या है? तो मुद्रा योजना में M का मतलब है माइक्रो, मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। और मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को। और इसको रेगुलेट करने का कार्य सिडबी बैंक के द्वारा किया जाता है। सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। और मुद्रा योजना के द्वारा जो लोन राशि प्रदान की जाती है उसे बजट में कितना बढ़ा दिया गया है? तो इसको दुगुना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। और यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, और यह वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना बन गई थी। और इसकी टैगलाइन क्या थी? मेरा खाता भाग्य विधाता इसकी टैगलाइन थी। और दुर्घटना बीमा इसमें 2 लाख रुपये निर्धारित किया गया था। पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? पंचवर्षीय योजना का प्रावधान तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा बने थे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष कौन बने थे। तो
तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। पूर्वोत्तर के लिए बुनियादी ढांचे के लिए विकास योजना शुरू की गई है, उस विकास योजना का नाम क्या है? तो पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए PMDY योजना को शुरू किया गया है और इसके लिए 6600 करोड़ रुपए राशि भी प्रदान की गई है। और यह योजना सन 2022-23 से 2025-26 यानी कि 4 वर्षों की यह योजना है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। और PMDY योजना को कब शुरू किया गया था? 12 अक्टूबर सन 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किस से संबंधित है? तो यह सम्मान किसको दिया गया? उषा ठाकुर को दिया गया। पहला विज्ञान रत्न अवार्ड किसको दिया गया? गोविंद पद्मनाभन को दिया गया। ओलंपिक ऑर्डर पहले भारतीय प्राप्त करने वाले कौन बन गए हैं? अभिनव बिंद्रा, और इनका संबंध है शूटिंग से। और अभिनव बिंद्रा ने सन 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और यह भारत का पहला व्यक्तिगत मेडल था जो गोल्ड था। भारत ने दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल भी जीत लिया है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, जो जीता था नीरज चोपड़ा। भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता था। पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 किसको दिया गया? अरुंधति रॉय को। और अरुंधति रॉय बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है और इनको 1997 में बुकर प्राइज दिया गया था। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया था। हिंदी साहित्य के भारतीय पुरस्कार किसको दिया गया? कृष्ण प्रकाश को दिया गया है। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड किसको दिया गया? पवन सिंधी को दिया गया है। 32वां क्वेश्चन है हमारा। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? रणवीर कपूर को देगा। और इसका आयोजन टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा गुजरात राज्य में गिफ्ट सिटी में करवाया गया है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12 फेल को दिया गया और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी नामक फिल्म के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया विधु विनोद चोपड़ा को, जो 12th फेल के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य अभी हाल ही में कौन बना है? तो इसका नया सदस्य बना है बांग्लादेश, जो 5वां सदस्य बन गया है। 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की गठन किया गया था। इसमें चौथा सदस्य मॉरिशस और 5वां अभी हाल ही में बांग्लादेश शामिल हो गया है। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो ये किए गए थे भर्तृहरि मेहताब। और 18वीं लोकसभा में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला हैं। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। लेकिन संविधान में साइन कितनी महिलाओं के द्वारा किए गए थे? 8 महिलाओं के द्वारा साइन किए गए थे। पॉल कागामे किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं रवांडा के राष्ट्रपति और रवांडा की राजधानी का नाम है किगाली। अर्जेंटीना की राजधानी का नाम क्या है? ब्यूनस आयर्स है। और केन्या की राजधानी है नैरोबी। और यहीं पर UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। गैब्रियल अटल प्रधानमंत्री किस देश के बने थे? ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही फ्रांस में पुनः निर्वाचन हुआ है, यानी कि दोबारा से चुनाव हुए हैं। वहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं मिशेल बर्नियर। तो ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मिशेल बर्नियर। क्लाउडिया शिनबाम कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मसूद पेजेस्कियन ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद रईसी, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटना में मौत हो गई है। कियर स्टारमर कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? इंग्लैंड के। निकोलस माटुरो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं और वेनेजुएला की राजधानी का नाम है कराकश। ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। आज का प्रश्न है हमारा, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत की तरफ से क्या कोई न्यायाधीश रह चुका है या वर्तमान में कोई न्यायाधीश है? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है? तो ये सभी क्वेश्चन बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। आज हम इतना ही करेंगे और अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।